हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? इट्स ओके। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि जो भी चैप्टर होंगे उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराए जाएंगे। लगभग जैसा चैप्टर होगा, जितना इम्पोर्टेंट होगा उसी से। मान लीजिए किसी चैप्टर से अगर कम प्रश्न पूछे जाते हैं तो दो चैप्टर को एक साथ कराया जाएगा, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है तो इसमें समथिंग 40 क्वेश्चंस आज मैं कराने वाली हूँ। पर टेस्ट आपका होने वाला है, जवाब पहले आपको देना है कि कल जो आपने पढ़ा कितना अभी तक आपने याद किया है। आप में से कल किसी ने बोला था कि आप रिवाइज करा दिए, तो इसमें मैं पूरा टॉपिक, जैसे एक प्रश्न है उससे रिलेटेड जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे नोट कर दूंगी, ताकि साथ का साथ आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको भी आइडिया चले कि आपने जो पढ़ा अभी तक कितना याद कर रखा है या आप कितना समझ पा रहे हैं, प्रश्नों को करना कैसे है, ये सारे बातों की। तो चलिए देर न करें क्योंकि प्रश्नों को करने में टाइम लगेगा। तो स्क्रीन पे जो पहला प्रश्न है वो है कि वास्को डिगामा तीसरी बार भारत कब आया था। शायद मैं कल नहीं बताई थी तीसरी बार, पर मैं शायद पढ़ाते वक्त ये नहीं बताई थी, इसलिए मैं ये प्रश्न लेकर आई। ऑप्शंस है 1502, 1508, 1524। उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक बात और ध्यान रखिए, आप लोगों को 5 ऑप्शंस पूछे जाते हैं, पर इसमें से कुछ प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर हैं, यानी कि वो प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं किसी भी एग्जाम में, ना कि टीचर ही एग्जाम में। जैसे पीसीएस का एग्जाम होता है, क्योंकि बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है आपका पेपर, तो पीसीएस में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसके चांसेज हैं कि उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएं। तो कुछ में ऑप्शंस 4 ही होंगे और कुछ में 5 ऑप्शंस होंगे, जैसा कि आपके प्रश्न में पूछा जाता है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि, और ई होता है क्या, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। तो इनमें से कुछ प्रश्नों के जो है 4 ऑप्शन है और कुछ प्रश्नों के जो है 5 ऑप्शन है। उन्हीं प्रश्नों के ऑप्शन 4 हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं किसी भी पीसीएस, यानी कि ना कि बिहार, किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपकी तरफ से जवाब, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? ए, ए बी, ए तो 2 है। ओके, सबसे पहले यहां हम अब डिटेल में बात करते हैं। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, कब की थी उसने भारत की खोज? 8 जी, ओके, खोज की थी, यानी कि वो पहली बार आया। जब खोज की तभी तो वो फर्स्ट टाइम आया होगा इंडिया में। उसके बाद ये वापस जो है यहाँ से मसाले और काली मिर्च लेकर चला जाता है, और जब वहां के लोगों को पता चलता है कि यहाँ के ट्रेड में, हाँ जी, हाँ जी, शुरुआती समय में सिर्फ मसाले और काली मिर्च गया था, कपड़े के, हाँ, तो फैक्ट्स में इतना नहीं पूछा जाता है, डोंट वरी। उसके बाद वो 1502 में सेकेंड टाइम आता है, लेकिन उसके आने से पहले याद रखिएगा 15,000 में कौन आता है जो सेकेंड पुर्तगाली था। हाँ, अल्वरेज नाम था, पेड्रा अल्वरेज कैब्राल, उसे शॉर्ट में हम कैब्राल कहते हैं। तो पेड्रा अल्वरेज कैब्राल आता है। तीसरी बार जो वास्को डिगामा आया था वो आया था 1524 में, और आने के बाद उसी वर्ष इसकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, वास्को डिगामा की जो मृत्यु हुई है वो इंडिया में ही हुई थी। तो 1524 में वो तीसरी बार आता है, यानी कि थर्ड टाइम आता है, और यहीं पर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी यहीं पर वो डेथ। तो ऑप्शन सी इज राइट, 1524। तो कल चर्चा नहीं हो पाई थी, बट आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग रिवाइज भी हो गया और हो गया। अब आप बताइए, कोलंबस जो है अमेरिका की खोज किस वर्ष किया था? कब? जी बिल्कुल, 1492। गुड, नेक्स्ट। यहां है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने, यानी कि जो भारत में एंट्री किए थे, यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, यानी कि क्रमानुसार लगाना है, कौन आया? क्या है? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। हाँ, ऐसे जवाब आना चाहिए। निम्न में से क्या है? आपको सही जो है उत्तर देना है। आप सभी का जवाब आया है ऑप्शन बी। एक बार मैं देखती हूँ, पुर्तगाली फर्स्ट आए थे, बिल्कुल सही। सेकंड कौन आया था? डच आए थे। थर्ड कौन आया था? फोर्थ पे कौन आया था? फोर्थ, जी, डेनिश। फिफ्थ आया था
ये, लेकिन ऑप्शन में डेनिस नहीं दिया है, तो हमारा थर्ड के बाद कौन सा हो जाएगा, थर्ड के बाद हमारा फिफ्थ, तो 4213 बिल्कुल एब्सोल्युटली 100% राइट आंसर। बिल्कुल ऐसे जवाब आना चाहिए आप लोगों का, एकदम प्रश्न देखना है और सीधे जवाब देना है। निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? हाँ, ए बी सी बोलिए तो ज्यादा अच्छा है। अल्बुकर्क है, नीनो डी कुन्हा है, अल्फांसो दो अल्मीडा है, एक से अधिक उपर्युक्त। अब ऐसे प्रश्नों में एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई योजना पूछा जाए और या फिर कोई सर्वप्रथम लिखा हो, प्रथम हो, तो उसमें ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे प्रश्न में ये ऑप्शन हर प्रश्न में होगा। तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी एक योजना एक ही व्यक्ति शुरू किया होगा। अगर यही आपसे प्रश्न पूछता कि इसे क्या कहते थे हम, और इसे शांत जल की नीति भी कहते हैं, नीति कहते थे, तो कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो कि फर्स्ट वायसराय था। और कौन सा वायसराय? प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। लेकिन अगर प्रश्न ये होता कि वास्तविक यानी रियल फाउंडर कौन था, वास्तविक वायसराय, यहां आप पुर्तगाली भी कर सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूं, क्योंकि वायसराय कौन सा था, तो पुर्तगाली, यहां तो स्पेस है। अब इससे रिलेटेड और प्रश्नों को हम देखें तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा का समय काल कितना था? 1505 से 09 तक जो है इसने शासन किया था। और इसके समय किए गए प्रमुख कार्यों में एक तो ये पहला वायसराय था, दूसरा इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। इसके पीछे वजह क्या थी? जो वजह थी वो था मेरीटाइम पॉलिसी पर अपना डोमिनेंस स्थापित करना। क्या था? यानी कि समुद्री रास्ते से जो ट्रेड किया जा रहा था उस पे जो है पुर्तगीज क्या चाहते थे? अपना डोमिनेंस स्थापित करना, यानी कि कह सकते हैं आप समुद्री नीति के तहत भारत पर संचालन। इसके अतिरिक्त आपको बताना है कि फ्रांसिस्को द अल्मीडा के समय और कौन से कार्य हुए। इसमें कितने पॉइंट आप याद कर लिए? एक पहला वायसराय है, दूसरा इसने ब्लू वाटर, तीसरा कह सकते हैं चौल का युद्ध हुआ था। यस, बिल्कुल सही है। 1508 में क्या हुआ था? चौल का युद्ध। और इसमें पराजित कौन हुआ था? गुजरात का जो शासक था महमूद बेगड़ा कहलाता था, जिसका रियल नाम जो था महमूद शाह था। बिल्कुल सही। और एक और हुआ था कि 1509 में इसने क्या किया था? महमूद बेगड़ा तुर्क और मिस्र का जो जहाजी बेड़ा, यानी उनकी जो जहाज व्यापार के लिए गए थे, उन्हें भी पराजित किया था। तो ये 4 पॉइंट्स आपको किसके बारे में याद 5 रखने हैं। एक पॉइंट्स ये भी हुआ क्योंकि ईयर से रिलेटेड फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अब अल्फांसो द अल्बुकर्क के बारे में हम विस्तार से आगे के प्रश्नों में करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड आगे प्रश्न जो है हमें करने हैं। क्लियर है? पूजा प्लीज आप नंबर के साथ लिखिए, ए बी सी से मुझे नहीं पता चलेगा आप किसका जवाब दे रही हैं। सर्वप्रथम प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे अंग्रेज पुर्तगाली। बिल्कुल ये बच्चों सा प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं, बिल्कुल आए। ऐसे प्रश्नों के बारे में इतना कहा जाता है आंख बंद करके भी गोला सही भर के आइए। अगर ऐसे प्रश्न आपने गलत किया तो दावे से मैं कह सकती हूं चाहे 2 मार्क्स से आप बाहर हो या 1 मार्क्स से बाहर हो जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न सारे सही करके आएंगे। हमारा सिलेक्शन कैसे होता है? देखिए, पढ़ के लगभग मैं बताऊं तो बहुत ऐसे एस्पायरेंट है जो बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितने का होता है? कुछ परसेंट का। क्यों? क्योंकि यहाँ एग्जाम हॉल में कितने लोग स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं, कितने लोग जो है टेस्ट पेपर को मैनेज पहले से करते आए हैं कि प्रश्नों को करना कैसे है। कई बार क्या होता है कि हमने प्रश्न में पढ़ा नहीं सही से क्या है, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और हम गलत भर के आते हैं। तो ऐसे प्रश्न सारे सही करते हैं, और सिलेक्शन उनका होगा जो टफ प्रश्नों को सही करके आएंगे। इजी प्रश्न लगभग मैं कह रही हूँ सारे बच्चे सही करके आएंगे। वहां हमारा खेल हो जाता है जहां पर टफ प्रश्नों को आप सही करिएगा, आप इन होइएगा और दूसरा आउट होगा। तो बस
हाँ वही तो कहते हैं, इसकी वजह क्या होती है, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को नहीं देखना। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि जो पहले आपका पेपर हो गया है, मैं कह रही हूं ना, आपको पेज तक याद होना चाहिए। डेली पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर किसी, हाँ, और गलत हुआ होगा बिल्कुल, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर को नहीं, हाँ वही ना, प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ा होगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, फतेहपुर सीकरी, हाँ, जो उन्होंने अपने काजी के लिए बनवाया था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ वही तो, ये इसीलिए प्रीवियस ईयर को ध्यान से करना चाहिए। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था, लास्ट में कौन आया? जी, ऑप्शन सी इज राइट, बिल्कुल। तो ये जो है इजी प्रश्नों में रखे जाते हैं, थोड़े से जो टफ प्रश्न होते हैं उसे इजी टू मॉडरेट में रखते हैं, जो भी गलत नहीं होने चाहिए। इन करना है तो आपको टफ प्रश्नों को भी करके आना पड़ेगा। और याद रखिए, कुछ प्रश्न ऐसे हर पेपर में पूछे जाते हैं जो किसी को नहीं आता, बस जब आपको नहीं याद आता तो बस याद रखिए किसी को नहीं आता, वो कोई नहीं करके आता, इसलिए वैसे प्रश्नों के लिए आपको परेशान नहीं होना। कम टू नेक्स्ट। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? जी, ऑप्शन सी, क्योंकि ये प्रथम था, अभी हमने चर्चा भी की थी, ये प्रथम था, ये वास्तविक था, रियल फाउंडर पूछा जाए तब था ये पहला था, ये आया पहली बार था, क्योंकि इसके समय बहुत सारी ऐसी नीतियां लाई गई जिसने भारत में जो है उनका वर्चस्व ज्यादा अधिक किया। जैसे कि इसने हिंद महासागर, ये क्या चाहते थे पुर्तगाली, जो अरबों का पहले यहाँ मोनोपोली था ट्रेड में भारत पर, उसे समाप्त करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या लाया, कार्टेज मेथड, जिसमें क्या था कि हिंद महासागर पे अगर व्यापार करना है तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उस लाइसेंस के तहत ही आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आप हिंद महासागर में व्यापार नहीं कर सकते। ये रहा इंडिया, मान लीजिए इसी कोस्टल एरिया से ही हमें सब व्यापार होगा, क्योंकि उस समय जो है सी रूट से व्यापार होते थे। तो ये है, यही तो भाग होता है हिंद महासागर। तो यहाँ, और हमारा व्यापार कहाँ होता था, हमारा व्यापार होता था इस साइड। तो इसके लिए हमें हिंद महासागर से चाहिए परमिट लेना, और अगर परमिट नहीं होगा तो बहुत ऐसे भारतीय जिन्हें परमिट नहीं होता था वो व्यापार जो है नहीं कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल पूजा, अब सही है, ऐसे अगर आप जवाब देंगी, ऑप्शन बिल्कुल 6 का सही है आपका जवाब। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यही इस अरब सागर से होते हुए जाना था ना, ये हिंद महासागर, ये अरब, तो आपको जाना इधर भी जाना था, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, ऐसे होगा। तो व्यापार कहीं से, ऐसा तो नहीं कि हर कोई इसी साइड से व्यापार करेगा इधर से, तो इससे डिपेंड नहीं है आपको जाना किधर है, चाहे हिंद महासागर से जाए तब भी अरब सागर, तो ये वाला एरिया पर आपको, और ये अरब सागर, दोनों के व्यापार के लिए वो था। नेक्स्ट है कार्टेज पद्धति, यानी जो कार्टेज मेथड था निम्न में से किससे संबंधित है? इंडो स्थापत्य, व्यापारी के लिए लाइसेंस, युद्ध से कोई नहीं, और एक से अधिक। तो व्यापार के लिए जो लाइसेंस था उसके लिए लाया गया था कार्टेज पद्धति। किसके समय काल में लाया गया था, अब बताइए? अल्बुकर्क जी, अल्बुकर्क के समय लाया गया था। अल्बुकर्क के समय ये जो लाया गया था, व्यापार का अधिकार मिलता था इसके तहत। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, क्योंकि ये जब कार्टेज पद्धति लाया गया था, अल्बुकर्क का समय काल कितना था? हाँ, तो 1509 से 1515। तो 1515 में बस इतना ध्यान रखना है आपको कि उस समय मुगल शासक कौन था? कौन था उस समय मुगल शासक? कौन था जहांगीर, पक्का? फर्रुखशेर था, पक्का? मान लो, कल ही बताया था। तो इसीलिए तो जानना चाह रही हूँ कितने लोगों को पता है कि 1505 में मुगल नहीं थे।
तो यही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि पता है कि नहीं कि कहाँ थे उन्होंने। 1526 से मुगल आए, तो यही तो होता है। मान लो 1505 दे देगा तो क्या करोगे? हाँ हाँ, यही जानना है मुझे। ये हमेशा याद रखो कि समय काल पता होना चाहिए। मान लो 1505 दे के लिख दे अकबर और पूरा स्टेटमेंट सही हो और ये गलत दे दे सिर्फ ईयर, और क्या पूरा स्टेटमेंट अकबर से रिलेटेड हो तो ये पढ़ोगे नहीं, पूरा स्टेटमेंट सही लग रहा है टिक करके आ जाओगे। तो हमेशा समय, तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि पक्का, तभी कितनी बार बोल दिया। और याद रखिएगा काटेज पत्ती को वैसे अकबर ने स्वीकार किया था। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा? जी बिल्कुल। समय काल 1505 से 15 सॉरी 9 से 15 तक ये रहा था। इसके समय एक काटेज पत्ती को लाया गया, सबसे जरूरी। इसने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त कर दिया था। उसके अतिरिक्त क्या कार्य किया था? भारतीय स्त्रियों से, हाँ, कौन था उस समय शासक, ये इंपॉर्टेंट है जी। कब की घटना है? 1510 की बात है वो, जब गोवा को छीना था, गोवा पर अधिकार कर लिया था। शासक कौन था? बिल्कुल सही। तो ये है कि मैं मान लूं कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है। गुड। नेक्स्ट, भारत में यूरोपीय शक्तियों, इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट वाइज प्रश्न है, ठीक है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में, यानी कि जब यूरोपियों का एंट्री होता है तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले आपको नहीं को अंडरलाइन करना है प्रश्न में, ध्यान से। पुर्तगालियों ने वर्ष 1499 में गोवा पर कब्जा किया। क्या उन्होंने गोवा पर जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, क्या 1499 में की थी? नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में, ध्यान रखिए यहां पर, अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में बनाया था। बिल्कुल सही था, उन्होंने पहला मसूलीपट्टनम में बनाया था। और दक्षिण भारत में अगर सेकंड पूछा जाए तो मद्रास, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पूर्वी भारत, यानी कि ईस्ट की तरफ, अंग्रेजों ने बालासोर में पहला कारखाना वर्ष 1633 में बनाया था। यह भी सही है। बालासोर कहाँ है? उस समय उड़ीसा, अब तो उड़ीसा कहलाता है, उड़ीसा में जो है इसने स्थापित किया था। तो बालासोर वाला भी स्टेटमेंट सही है, ये भी, यानी कि बी एंड सी स्टेटमेंट इज राइट। पर हमसे पूछा क्या है? रॉन्ग पूछा गया है, तो क्या होगा? और ये कब किया था अब बताइए? अभी जस्ट पहले। जी बिल्कुल सही, 1510 में जो है गोवा पर अधिकार कर लिया था। और तब तो जो है हमारा सही जवाब क्या होगा? ओके, इस स्टेटमेंट में, ओके ओके, नहीं नहीं, ऐसे इसका कूट में होना चाहिए। एक मिनट, इसमें इसे डी मान लेना है आपको, और यहाँ कूट बनेगा। एक तो यहाँ का, अच्छा नहीं पूछा है, अच्छा अच्छा, हाँ फिर तो सही है, फिर तो ऑप्शन ए इज राइट, ए हो गया। क्या? नहीं, हमेशा ये गलती करना भी मत, क्योंकि मान लीजिए अगर दो स्टेटमेंट गलत देगा तो कूट देगा, तो उससे पकड़ में आ जाएगा। अगर कूट नहीं दिया रहेगा, ऐसे जो कूट करके देता है ना, ए बी, ए में मान लीजिए एक, बी में केवल एक और दो, हाँ ऐसे, हाँ यहाँ तो अब एक से अधिक भी हो सकता है गलत आपका, हाँ यहाँ तो ये वाला फॉर्मूला चल रहा है, हाँ नॉन ये वाला चलेगा, ऑप्शन डी होगा। क्योंकि अब तो पूरी तरह शायद चेंज कर दिया है ना, जब तक शुरू से 5 ही ऑप्शन आते हैं, क्योंकि बीपीएससी ने अब 4 ऑप्शन फिर से कर दिया है। अगर जो, नहीं नहीं, आप लोगों का नहीं, बीपीएससी और जो सिविल सर्विस का एग्जाम करवाता है उसमें 4 ऑप्शन फिर से कर दिया, पर आप लोगों में 5 ही ऑप्शन मैंने प्रीवियस ईयर देखा तो है, तो वो कर देगा। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग स्थापित किया?
ये याद रखिएगा, दुर्ग अलग होता है, कंपनी अलग होती है। कल भी मैंने बोला था, जहां पर ये लोग अपना उत्पादन का सामान रखते थे और वहां से व्यापार करते थे, जहां पर ये फोर्ट का निर्माण करते थे, और कंपनियां जो चलती थी इनके सरकार के तहत, वो अलग थी। और कल मैंने बताया भी था कि कंपनियां कब स्थापित की गई थी और कहाँ की गई थी, और कोठी, इसलिए ध्यान से, कहां पर निर्माण किया गया था, कन्नूर, कालीगढ़, कोचीन, कोई नहीं, फोर्ट, हाँ प्रथम, ध्यान से जी, किसी का जवाब आया, बिल्कुल सही, कोचीन। अब ध्यान से यहां पर थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए या पढ़ लीजिए। पुर्तगाली शॉर्ट में लिख दूं, चलेगा? डच, अंग्रेज, 4 बातें याद रखनी है, डेनिश और फ्रांसीसी, ये 5 थे। इन पांचों के बारे में आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। एक इनका जो है क्रम, अब मैं 4 कलर के पेन का यूज कर लूंगी ताकि क्लियर हो जाएगा आपसे। पहला मैं बता रही हूं इनके आने का क्रम, यानी कि जब ये आए थे, कब आए थे ये? 14 जी। डच कब आए? 1596। अंग्रेज? डेनिस? फ्रांसीसी? ये क्या था? इनके आने का समय काल था। नेक्स्ट आपको देखिए याद रखना है, ये मैं बता रही हूं इनके द्वारा प्रथम दुर्ग या कोठी, दुर्ग या कोठी एक ही शब्द है, इन्होंने स्थापित किया कहां? कोचीन। इनके द्वारा स्थापित कहां किया गया था? हाँ जी बिल्कुल, मसूली पट्टनम। इन्होंने जी बिल्कुल, ट्रैंको बार। और इन्होंने अब एक बात याद रखना है, इनका कब हुआ था गठन? ये गठन अलग है और इनका गठन अलग है। अब बताइए। 1503 में मसूलीपट्टनम, सूरत 1613, हाँ, ट्रैंको बार सूरत, हाँ जी। ये अब आपको याद रखना है इनकी कंपनी, प्रथम, नेक्स्ट, प्रथम कंपनी जो स्थापित इन्होंने की थी, ये कब स्थापित किए थे? पुर्तगाली 1498 में, डचों ने 1616, इन्होंने 1600 में स्थापित। इसीलिए कहा जाता है अंग्रेज आए भारत में थे पर कंपनी किसकी स्थापित पहले हुई थी? पहले हुई थी इसकी। इन्होंने कहा कब किया था? किसमें? 1616 में। इन्होंने बिल्कुल सही, कहां स्थापित की इन्होंने? जी गलत, कालीकट। डचों ने मसूलीपट्टनम। इन्होंने सूता नाती। फ्रांस ने ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक कोई फैक्ट्स में गलत लग रहा है, सही है, हो गया क्लियर। अब कभी कोई मिस्टेक रह जाएगी, अगर दुर्ग पूछे तो ये पांचों, और ये पूछे तो कंपनी पूछे तो। कम टू नेक्स्ट। किन यूरोपियों ने भारत में सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, एक से अधिक, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। 16 का सी। पूजा आप किस हिसाब से जवाब दे रही हैं? अभी प्रश्न तो 11 चल रहा है जी, क्योंकि सामुद्रिक व्यापार सबसे पहले, और ये कुछ नहीं है,
कई बार एग्जामिनर एक ही प्रश्न को कई तरीके से सिर्फ किस लिए पूछता है, ताकि जो बच्चे हैं वो फंसे। अब इसमें क्या है, या तो वो सीधे ही पूछ सकता था आए कौन सबसे पहले, या सबसे पहले अपनी कोठी किसी, क्योंकि जो आया वही स्थापित किया होगा। सिर्फ पूरे में सारा क्रम सेम ही रहा है, जैसा आने का वैसा स्थापित करने का। एकमात्र कंपनी में आपको याद रखना है कि अंग्रेजों आए बाद में, लेकिन डचों से पहले उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की। सिर्फ एक स्टेटमेंट से बाकी सेम जाएगा। तो पुर्तगालियों ने की थी। नेक्स्ट, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। देखिए चारों जो में से 3 जो है ये बंगाल के ही स्थान दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि पुर्तगाली, ध्यान से, पुर्तगाली है, बिना पढ़े जवाब नहीं। चंद्रनगर, चिंसुरा, हुगली, एक से अधिक उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऐसे भी किसमें, चिंसुरा, ये पुर्तगालियों ने जो फैक्ट्री स्थापित की थी हुगली, क्योंकि भगाया किसने था, शाहजहां ने। शाहजहां ने इन्हें यहां से भगाया था। हुगली में ही इनकी स्थापित थी, ना कि चिंसुरा। चिंसुरा में जो थी डचों द्वारा स्थापित की गई थी बंगाल में फैक्ट्री, और चंद्रनगर पर जिसका था आधिपत्य वो था फ्रांसीसियों का। हमेशा याद रखिएगा, चंद्रनगर जो पट्टे पर भी मिला था वो मिला था फ्रांसीसियों को, वहां के शासक द्वारा। तो अगर यहाँ पर पुर्तगाली न दे के आपको फ्रेंच होता तो आपका जवाब चंद्रनगर हो जाता। यहाँ डच है। मैंने इसीलिए दोनों ही प्रश्न थे, प्रीवियस में एक बार पुर्तगाली पूछा गया है और एक बार डच पूछा गया है। तो डच होता तो आपका जवाब चिंसुरा हो जाता। तो याद रखिएगा, यहां पर आपको सिर्फ एक ही अंडरलाइन यहां पर करना था, पुर्तगाली। तीनों का क्लियर। कम टू नेक्स्ट, पांडिचेरी के संदर्भ में, ये भी ध्यान से पढ़िएगा, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थी। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपको ओनली 1, 1, 2, ओनली 3, 1, 2, 3, 1 and 2। पहला यूरोपीय बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही पांडिचेरी पे कब्जा किया था। दूसरा जो किया था डचों ने किया था। याद रखिएगा, कभी शब्द जो अक्सर होते हैं स्टेटमेंट गलत भी होते हैं, और अंग्रेजों ने किया था, पांडिचेरी पे उनका अधिकार रहा था। इनका अधिकार 17 शायद 63 या 59 के आसपास जो है इनका अधिकार उधर हुआ था। कब? जब तृतीय कर्नाटक युद्ध वगैरह हो गए थे और फ्रांसीसी पराजय हो गए थे, तब अंग्रेजों का वहां अधिकार हुआ था। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमारे पास क्या बचा? ऑप्शन बी इज राइट, ओनली 1 and 2, और शायद उनका जवाब बिल्कुल सही था। तो स्टेटमेंट वाइज प्रश्नों में थोड़ा सा ध्यान से अंडरलाइन करते रहिएगा जो कीवर्ड्स होंगे। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? डच, फर्स। हाँ, तो यहां क्या हुआ? प्रश्न नंबर ये भी वही था। यहां उसी प्रश्न को घुमाकर अलग तरीके से पूछा गया, और यहां आंसर को प्रश्न में कर दिया गया और यहां प्रश्न को आंसर में। तो इसीलिए मैं कहती हूं कि प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपकी प्रिपरेशन में। अगर प्रीवियस ईयर पे आपके पकड़ नहीं होगी तो आप सही से प्रश्नों को वहां पर जो है नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से डेली आप लोग कम से कम आधे घंटे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर लीजिए। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जी बिल्कुल, जॉर्ज चर्नाक था। चार्ल्स आयर किसका था? और ये कौन थे? ये किसका था संस्थापक? जी बिल्कुल, बंबई का संस्थापक जो था। और इसी फ्रांसिस डे को मिला था चंद्रनगर पट्टे पर। इसी फ्रांसिस डे को चंद्रनगर पट्टे पे मिला था और फिर स्थापित किया गया था। यहां कैसे स्थापित हुआ था? 1698 की बात है कि उस समय जो मुगलों में सूबेदार पद पे था अजीमुशान, यानी कि ये समय काल किस मुगल शासक का होगा? 1698। जी बिल्कुल सही, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में जो सूबेदार और दीवान पदों पे थे उनमें से एक था मुर्शिद कुली खां और एक पर था अजीमुशान। अजीमुशान ने क्या किया था? अजीमुशान ने 1698 में क्या किया था?
सूतानाती, गोविंदपुर व कालीकाता। काता की जमींदारी किसको दे दी? अंग्रेजों को। और इन्हीं तीनों को मिलाकर जो है, इन्हीं तीनों को मिलाकर किस शहर की नींव रखी गई थी? कलकत्ता शहर की। और क्या कहलाता था उस समय कलकत्ता? किस नाम से जाना जाता था? जब इस शहर की स्थापना की गई थी तो किस नाम से जाना जाता था? फोर्ट विलियम कहलाता था। फोर्ट विलियम के नाम से जो है ये जाना जाता था। हमेशा प्रश्नों को करिए तो हाँ, वही उसी को फिर बाद में कलकत्ता। जो कालीकट नहीं, कालीकट तो हो गया केरल के तट पे, वो अब पूर्व। क्या हुआ, जो दुर्ग बनाया गया था उसे इस नाम से जाना जाता था, जो फोर्ट, क्योंकि वहां पर तो वो फोर्ट विलियम नाम कहा गया था। हाँ, वही किले को मैं बोली, तो उसी शहर को तो किला कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता में फोर्ट विलियम स्थित था। हाँ, एक फोर्ट वो सेंट वाला जो था वो मद्रास में था, अब जिसकी बात कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, बंबई में ये इन्होंने किया था। और चार्ल्स आयर कौन थे? कल मैंने बताया भी था। जी बिल्कुल। हाँ, कलकत्ता के प्रथम प्रेसिडेंट, प्रथम प्रेसिडेंट। ये तो हमेशा ऑप्शंस जो भी दिए रहते हैं उसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि इस ऑप्शन में, इसीलिए क्या होता है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो आंसर है वो रट लिया और उसके जो बाकी ऑप्शंस होते हैं उस पर नहीं। टीचर का काम बस इसीलिए होता है कि हम क्यों क्लास करते हैं, हम जो मैं प्रश्न करा रही हूँ वो खुद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यही होता है कि आप क्या करिएगा, सिर्फ वहां रट लिए कि जॉब चरनाक है और रट के हट गए। आपको जो बाकी पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी जानना होता है कि वो किस है, क्योंकि हर बार जॉब चरनाक के बारे में तो पूछेगा नहीं। नेक्स्ट बार मान लीजिए उसने कहा कि चार्ल्स आयर कौन था या कलकत्ता के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, तो कौन थे? चार्ल्स आयर। अब बताइए कि इसे कब प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया था? कलकत्ता को प्रेसिडेंसी शहर जो है, प्रेसिडेंटी यानी प्रांतीय जो नगर, कब घोषित किया गया था? 1700 में। इस समय इसे क्या घोषित कर दिया गया था? प्रेसिडेंसी नगर। कब से कब तक राजधानी रहा यह भारत का? 1911 में कौन सी घटना घटित हुई थी? हाँ, थर्ड दिल्ली दरबार जो हुआ था, जिसमें जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ आई थी। बाकी दो दिल्ली दरबार किसी को पता है ईयर? जी हाँ, पहला, सेकंड। सेकंड कब हुआ था? करजन के समय। अब इतना बता दीजिए, करजन का समय काल कितना था? हाँ हाँ हाँ, तो उन्हीं के समय एक में जो है थे करजन के समय काल। बहुत सही। तो हमेशा अब जैसे ही आपके दिमाग में आया थर्ड दिल्ली दरबार, तो तीनों दिल्ली दरबार के बारे में कम से कम आपको पता हो कब घटित हुई। ये होता है रिवीजन करते वक्त रिलेट करना। हमेशा याद रखिए, कितना भी रिवाइज कर दीजिएगा, सुबह जब आप खुद बुक्स पढ़िएगा तो बहुत सारे पॉइंट हम भूल जाते हैं, पर जब भी किसी सब्जेक्ट में आप रिलेट करना सीख जाइएगा, यानी कि हिस्ट्री पढ़ रही है तो हिस्ट्री में मेडिवल पे कोई पॉइंट आता है आपका, जैसे रैयतवाड़ी, और जब आप मॉडर्न में रैयतवाड़ी पढ़ रही हैं तो रैयतवाड़ी पढ़ते ही आपको सबसे पहले आना चाहिए उसमें कौन कौन से मेन पॉइंट हैं, आखिर क्यों लाया गया था रैयतवाड़ी, सबसे पहले इसकी नींव कहाँ पड़ी थी, सबसे जरूरी होता है शुरुआत कहाँ से हुई थी। क्योंकि मान लीजिए कल को आपको मेंस में कोई पॉइंट लिखना हो, तो जब आप ऐसे प्रश्नों को लिखिएगा तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इसने डीपली पढ़ाई, देखो रटा रटाया बहुत कोई पढ़ के बैठा हुआ है। और अब एग्जाम का वो पैटर्न गया जब लूसेंट से एग्जाम निकलता था। बिहार के एग्जाम के बारे में ऐसा कहा जाता था कि आप लूसेंट को अच्छे से पढ़ लो, लूसेंट एक बहुत अच्छी बुक है, वाकई जीएस के लिए बहुत शानदार बुक है। लेकिन अब जैसा बीपीएससी का पैटर्न है, सिर्फ लूसेंट से जो है सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो इसीलिए पॉइंट्स को रिलेट करना सीखिए, तभी आपको हिस्ट्री याद रहेगा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? यानी एक साथ इंडिया प्लस यूरोप के किसने? एक साथ संयुक्त पूंजी कंपनी, यानी कुछ जो पैसे होते थे वो इंडियन के थे, कुछ पुर्तगालियों ने, डच ने, फ्रेंच ने, डेनिश ने।
उपर्युक्त एक ऐसा भी कभी कभी ई में ही दोनों दे देगा, या तो कोई भी नहीं और या तो एक से अधिक, ऐसा बीपीएससी में पहले ऑप्शन होता था। और ये वही प्रश्न है जिसमें भी ये ई आई, याद रखिए बीपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है ना, बीपीएससी जो कंडक्ट कराती है, उसके ये प्रश्न है पूछे हुए। याद रखिएगा, सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी वैसे शुरू की थी ब्रिटिश ने, पर हम अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो इसमें ब्रिटिश नहीं दिया है, तो ये तो हट गया क्योंकि इन्होंने की थी, पर ये ऑप्शन में नहीं, हमने कट कर दिया। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डच ने दोबारा की थी, पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहां देखना है क्योंकि ब्रिटिश ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। हाँ जी, ब्रिटिश किया था। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, किस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुआ? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, इसलिए कंपनी की सेना पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं जी। राष्ट्रीय भावना की जी बिल्कुल कमी थी, ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात, जो पश्चिमी यानी यूरोप के थे उनके पास प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग अच्छी थी और उनके पास हथियार भी अच्छे थे, तो ये ऑप्शन सॉरी सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड क्या है, राष्ट्रीय भावना का अभाव था, क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत कम पैसों पे, जब आप देखेंगे कि 1857 का विद्रोह हुआ था तो उससे पूर्व क्या होता था, जो भारतीय सैनिक थे उन्हें विदेशों में भेजा जाता था। एक स्टाम्प, जब वहां आप पढ़ेंगे तो एक स्टाम्प जारी किया गया था जब उन्हें भेजा जाता था। तो क्या होता था, अभी भी देखिएगा कि भारत के जो क्या बोल सकते हैं लोअर मिडिल फैमिली के लोग हैं वो विदेशों में बहुत जाते हैं, जो गल्फ कंट्रीज है वहां जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बिहार में, खासकर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में बहुत कम जो है वेतन मिलता है। जब प्राइवेट सेक्टर में आप रहेंगे तो यहाँ बहुत कम वेतन लोगों को मिलता है। तो यहाँ पर जब लोगों को लगता है कि हम विदेश जा रहे हैं तो हमें बहुत पैसा मिलेगा, या कहीं भी देखिएगा कि जो इन सेक्टर में, जिसे हम कह सकते हैं कि जो घर बनाने का काम होता है, इन सब क्षेत्रों में ग्रामीण परिवेश के लोग ही जाते हैं। या तो विदेशों में वो लोग गए हैं जो एजुकेशन के लिए जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, एमएनसीज में हैं वो जाते हैं, या फिर मिडिल लोग नहीं जाते हैं कभी भी विदेशों में। या तो एकदम जो काम करेंगे, मजदूरी भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के वर्क में होंगे, ये लोग जाएंगे, या फिर हायर एजुकेशन के लिए एमएनसीज के लोग विदेशों में जाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर हमें इतना कम वेतन मिलता है कि लोगों को लगता है वहां का वेतन बहुत अधिक है। अगर आप देखेंगे तो बहुत अधिक वेतन नहीं मिलता, लेकिन बहुत ऐसी फैमिलीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीवन यापन कर पाती हैं, उनके पास कुछ नहीं हो पाता है। तो वैसी स्थिति में उन्हें लगता है कि हमें बहुत पैसा मिल रहा है। यही वजह थी कि यहाँ पर अच्छे वेतन नहीं मिलते थे और ये लोग बहुत कम पैसे पे काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट, एक से अधिक जो है, यानी वैसे अगर स्टेटमेंट है तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। कम टू नेक्स्ट, किस मुगल शासक द्वारा जारी शाही फरमान यानी कि जो रॉयल डिग्री जारी की जाती थी, कंपनी का मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी? याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा को सिर्फ हिंदी लिखा रहे तो महाधिकार पत्र कहते हैं, या महाअधिकार पत्र भी कह सकते हैं, ऐसे भी लिखा होगा, या महाधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा को औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, कोई नहीं, एक से अधिक। किसने किया था? जी बिल्कुल, फर्रुखसियर के समय हुआ था। कब की घटना है ये? 1770। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात जो शासक बनते हैं, तो औरंगजेब के जस्ट बाद जो शासक बनता है बहादुर शाह, बहादुर शाह के बाद शासक बनता है जहादार शाह, और जहादार शाह के साथ बाद बनता है फर्रुखसियर, अगला शासक बनता है। और इसी फर्रुखसियर के समय काल में जो घटना हुई थी जिसकी चर्चा हम कल करने वाले हैं, कल हमारा किस पे चर्चा होने वाला है? जो न्यू ऑटोनोमस
स्टेट बने थे। इसी समय की वो घटना है कि मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था, पहली बार कोई ऑटोनॉमस राज्य की स्थापना जो की गई थी बंगाल में कर लिया था। और उसी के बाद फिर बहुत सारे जो है प्रांतीय राजाओं ने अलग अलग जो है राज्यों की स्थापना कर ली, और तब हमें अलग से हैदराबाद में जो निजाम का शासन था, कर्नाटक, भरतपुर में, इन सब का शासन। तो कल हमें यहां से कहानी समझनी है, फर्रुखसियर के समय काल से कल की कहानी यहां से, इसीलिए मैंने यहां तक का डिस्कशन कर लिया है। कल से हमें 1707 वो एक चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपको आगे के चैप्टर को समझने के लिए करना है कि आगे जो भी घटनाएं होंगी, मान लीजिए मैं अगर बात करूं कि 1757 में कौन सी घटना घटित हुई थी हिस्ट्री में, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध के समय कम से कम आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का शासक कौन था, दक्षिण भारत में उस समय किसने शासन किया था, किस लिए, सिर्फ और सिर्फ रिलेट करने के लिए। तो हमेशा हिस्ट्री को रिलेट करके पढ़ना है आपको। नेक्स्ट, यही हैमिल्टन ने इसका इलाज किया था, तो इसके बदले इस फरमान जारी किया था, और इस फरमान में क्या था, 3000 वार्षिक पे बंगाल में व्यापार करने का अधिकार। और इसका नुकसान जो झेलना पड़ा था, जो भारतीय व्यापारी थे उनको झेलना पड़ रहा था, क्योंकि जो यूरोपीय थे उन्होंने अपना निजी व्यापार भी शुरू करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 3000 रुपए जब वो दे चुके थे तो उन्हें ये था कि हमने 3000 रुपए दे दिए तो अब कोई भी व्यापार करो। तो उन्होंने अपना जैसे ही निजी व्यापार करना शुरू किया तो जो यहाँ के व्यापारी थे उनको नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि यहाँ से वो क्या करते थे, सस्ते कच्चे माल ले जाते थे और वहां से बने बनाए माल लाते थे। तो अब भारत तो इतना विकसित था नहीं, यहाँ पर क्या था, कुटीर उद्योग यानी छोटे उद्योग थे, हथकरघा उद्योग थे, हाथों से बने हुए उद्योग थे। तो अब यहाँ के जो लोग थे उन्हें नुकसान झेलना पड़ा था, तो इसीलिए उन्हें बहुत फायदा हुआ था। नेक्स्ट, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में जो शासक थे वो किस नाम से उनको क्या मिला था, सुल्तान पदवी दी गई थी, और मुगलों को क्या पदवी दी गई थी, बादशाह। तो यहां जब सिर्फ बादशाह लिखा हो तो आप समझिए मुगल शासक की बात की जा रही है, मुगल शासक की बात की जा रही है। तो आपको बताना है, ऑप्शन देखिए, ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, औरंगजेब, कोई नहीं, एक से अधिक। ध्यान से, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था, सिर्फ आपको अगर डेट याद रहे तो इसमें कुछ नहीं, इसीलिए मैंने कहा बाबर से औरंगजेब तक का डेट रटा होना चाहिए। अगर आपको कौन था, औरंगजेब मान लो, ये तो पता होगा अकबर शासक था हुमायूं के बाद, इसके बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, इतना पता है। इससे पहले बाबर और हुमायूं रहे थे। तो हुमायूं का मृत्यु कब हुआ था, 1556 में वो गिर गया था पुस्तकालय से। तो ये कब शासक बना, कब तक रहा, ये कब बना, 27 तक। ये 1628 से बना था और 1660 वो 58 तक रहा था। ये बना था 1658 से। अब बता दीजिए कौन हो सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय। हो गया क्लियर। तो इसलिए मैं बोलती हूं कि हमेशा हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है। जी संतोष, आपका जवाब बिल्कुल सही है, अकबर, ऑप्शन ए इज राइट। तो इसलिए जरूरी होता है डेट का याद रखना। लोग कहते हैं हिस्ट्री बिना डेट के, सच में नहीं, अब बहुत प्रश्न फिर गलत हो गए, और ये होता है फिर रिलेट करते हुए पढ़ लेना। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए 4 ऑप्शन जी। क्योंकि जहांगीर के समय काल में ही पहली बार कौन आया था, सबसे पहले हॉकिंस आया। हॉकिंस सिर्फ और सिर्फ व्यापार की आज्ञा पत्र लेकर आया था, लेकिन जो अस्थायी कारखाना भी स्थापित किया गया था
वो किया गया था 1611 में। तो इसीलिए पहली कंपनी भी पूछी जाए तो याद रखिएगा जहांगीर के समय, ठीक है। और जो अस्थाई वहीं पूछा जाता है तो वो जाके हो जाता है 1613 में जाके कहां पर होता है, सूरत में। और ये जो किया गया था मसूलीपट्टनम में। क्लियर। नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? जी पूजा, आपका जवाब बिल्कुल सही है। मद्रास, गोलकुंडा, ये तीनों ही दक्षिण भारत के हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? जी बिल्कुल, मसूलीपट्टनम में की थी। कब? 1611 में। और डचों ने अपनी पहली ही फैक्ट्री जो स्थापित की थी कहां की थी? वो मसूलीपट्टनम में 1605 में किया था। लेकिन उन्होंने अपना जो मुख्यालय बनाया था, यानी कि मेन सेंटर बनाया था, वो कहां बनाया था? नागपट्टनम में था। ये दोनों जो है अंतर याद रखना है। नेक्स्ट, और ये याद रखिएगा, ये इनकी सेकंड थी, अंग्रेजों की सेकंड। अगर पूछा जाए कि दूसरी कहां स्थापित की थी तो मद्रास में। कम टू नेक्स्ट, डेनिस ने अपना मुख्यालय कहां स्थापित किया था? ट्रैंकोबार, सेरामपुर, पांडिचेरी, सूतानती, कोई नहीं, एक से अधिक। जी बिल्कुल, सेरामपुर कहां है वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो? बंगाल। जी बिल्कुल, बंगाल में ट्रैंकोबार। जी, सूता नदी तो ये कलकत्ता वाला जिसको मिला के बनाया गया था। तो यहां पर जो उसने स्थापित की थी वो 1616 में अपनी पहली कंपनी। और टैंकोबार में इन्होंने अपना पहला दुर्ग स्थापित किया था, फोर्ट का निर्माण किया था। तो जितनी बार प्रश्न आए हर पॉइंट्स पे एक बार सोचिए कि इसका संबंध किससे है, तो रिवीजन होता है सिर्फ बुक्स। और दूसरी बात, बुक्स पढ़ना बिल्कुल ना भूलिए, बुक्स सबसे जरूरी होता है। सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा जो है आपका कंफ्यूजन और उतना ज्यादा रिवीजन होता है। जैसे पहली बार पढ़े तो सारे पॉइंट्स में जो मेन रहा, दूसरी बार उसमें ऐसे गोला कर दे ये, जब फाइनल एग्जाम से एक दिन दो दिन पहले पढ़े तो इसे सिर्फ पढ़ ले, क्योंकि सारी बुक्स पूरे लास्ट में कोई नहीं पढ़ पाता। वैसे आपकी लास्ट में क्विक रिवीजन क्लासेस चलेगी, जैसे पूरी हिस्ट्री 4 से 5 दिनों में खत्म करा दी जाएगी। उसकी क्लास मैं एक मेरी यूट्यूब पे क्लास भी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। पूरा जो है उसमें 2 घंटे मतलब 4 घंटे की क्लास में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है फैक्ट्स समाप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हवाला? ये भी प्रश्न कल मैंने कराया था। विलियम हॉकिंस को, थॉमस रो को, थॉमस बेस्ट को, हैमिल्टन। थॉमस बेस्ट को ऐसे पूरा कैप्टन थॉमस बेस्ट कह सकते हैं। कैप्टन थॉमस बेस्ट नाम था। हैमिल्टन कौन था? वो डॉक्टर था जिसने इलाज किसका किया था? फरुखसियर का। थॉमस रो और हॉकिंस कौन थे? जहांगीर के समय यात्री। हाँ हाँ, ये तो जेम्स प्रथा वो समय आई यात्री। अब बताइए क्या होगा सही जवाब? थॉमस रो। वो क्या होता है कि गूगल ट्रांसलेट में टॉम्स रो, जो आप नीचे वाले की बात कर रहे हैं जो लास्ट में आए, क्या होगा सही जवाब? जी बिल्कुल, थॉमसन बेस्ट ने क्या किया था? ये घटना है लगभग मैं बताऊं तो 1511 के आसपास की घटना होगी। 1500 नहीं, 1600 में आया था ना। तो उस समय क्या किया था कैप्टन थॉमस बेस्ट ने क्या किया था? पुर्तगालियों का एक पूरा जो जहाजी बेड़ा जा रहा था उसे पराजित कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि ये इनके एकाधिकार को समाप्त करना चाहता था। व्यापारिक एकाधिकार क्या होता है? मोनोपोली। और फिर ये क्या चाह रहे थे कि हमारा दबदबा जो है बना रहे ब्रिटिश। और इसीलिए कैप्टन थॉमस बेस्ट ने क्या किया था कि व्यापारी जो जहाजी बेड़ी थी पुर्तगालियों की, इससे जो है पराजित किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन? मान लो अंग्रेज सही है।
यहां ध्यान से रखिए, किसने सूरत में, तो ये दोनों ही हुए तो क्या जवाब होगा, इसीलिए तो ये ऑप्शन आपको दिया गया है, क्योंकि दोनों ने ही, ये तो नहीं लिखा है दोनों ने ही तो पहली बार सूरत में ही, इनके लिए भी सर्वप्रथम सूरत ही था, उनके लिए भी सर्वप्रथम। तो यही होता है मिस्टेक्स जो हम, क्योंकि ऐसे प्रश्न में मैं दावे से कह रही हूं बहुत सारे बच्चे सिर्फ सूरत देखेंगे, उसके बाद कुछ नहीं देखेंगे, उसके बाद वो ऑप्शन को पढ़ने वाले, ये एक बड़ी मिस्टेक है। कुछ भी करिए, पांचों ऑप्शंस को पढ़िए, जिस प्रश्न में 100% भी श्योर है उसमें भी पांचों प्रश्न को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट, दोनों सही है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1613 में, यहां क्लियरली डेट लिखा हुआ है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? बालासोर, सूरत, मसूलीपट्टनम, एक से अधिक कोई नहीं। कहां? जी बिल्कुल सही, सूरत। अब ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, जहां लिख दे तब यहां पर होता है कि इसके होने के चांस जो है ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पूछ रहा है एक ईयर में तो उस समय, लेकिन ऐसा हो सकता था ये अगर वर्ड नहीं होता तो कहाँ एक कारखाना, हाँ अगर इसमें भी हो सकता है, मान लीजिए 1613 में वो दो स्थानों पर भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ ऐसा कहीं सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसलिए ऐसे में भी डी जो है ऑप्शन सही हो सकता है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत, गोवा, बॉम्बे, उपर्युक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। कितने लोग ई के साथ जा रहे हैं? ध्यान से, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी लिखा हुआ है, यहां प्रेसिडेंसी नगर की बात नहीं कर रहा है, और ना ही वो ऑप्शन में है भी नहीं कलकत्ता। कलकत्ता बनाया गया था उनके द्वारा, जो बनाया गया था प्रारंभिक दौर, यानी कि जो शुरुआती समय था, कहां पर उन्होंने वेस्टर्न प्रेसिडेंसी स्थापित की थी? सूरत। कितने लोग सूरत के साथ जा रहे हैं? तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, कितने लोग हाथ उठा लो, जा रहे हो? ये होता है कॉन्फिडेंस होने के बाद, मतलब सॉरी, सही पता होने के बाद कॉन्फिडेंस का नहीं होना। सही है, इतना क्यों डर रहे हो? पहली बार तो यही बनाया था। ये होता है पता सबको है पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो ऐसा क्या होगा। सेकेंड बंबई कब बंबई बन गया? जब इन्हें दहेज में बंबई मिला और ईस्ट इंडिया कंपनी को जब उन्होंने दे दिया था, तो इन्होंने सूरत से कहां कर दिया था स्थानांतरित अपने प्रेसिडेंसी को? बंबई में। कलकत्ता जो है वो प्रेसिडेंसी नगर है उनका, वो याद रखिएगा, उससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? डचों से, पुर्तगालियों से, डेनिशों से? अच्छा जी संतोष जी, मैं देख ले रही हूं आपका आंसर। प्लीज आप नंबर के साथ लिखिए ताकि क्लियरली मुझे पता चले कि आप किसका जवाब दे रहे हैं। 1854। संतोष क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या था, कहां से मिला था इन्हें? पुर्तगालियों से। क्यों मिला था? 1661 में किसकी शादी हुई थी? पुर्तगाली वो क्या कन्या का नाम था? कैथरीन। और जिससे शादी हुई थी वो कौन था? सेकंड। तो उसने दिया था, फिर उसने दहेज में मिला था, और उसे फिर इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड पर वापस कर दिया था। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, भारत में पूछा जाए कि किस भारतीय की शादी जो है पहली, वो क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल शादी किसकी हुई थी भारत में? किस शासक की जो है पहली अंतरराष्ट्रीय विवाह जो है किस शासक का किया गया था? भारतीय जो था, एंशियंट से। हाँ जी बिल्कुल सही। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि उसने किया था जब हार गया था उसकी बेटी से। हाँ, किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? अंग्रेज गवर्नर, गेरोल्ड अग्नियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर, सर निकोलस वेट्स। किसने जो है औरंगजेब ने, ध्यान से
जी बिल्कुल, क्योंकि गेराल्ड अग्नियार को हम एक ही जानते हैं मुंबई की स्थापना के लिए, और सर जॉन। तो ऐसे प्रश्नों में मैं हमेशा कहती हूँ एग्जैक्ट पता हो तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है प्रतीक, अब जब अब जो बहुत सोर्स, क्योंकि एक पहली बात एक ही सोर्स का प्रयोग करें। 28 का डी संतोष आपका गलत है, सर जॉन चाइल्ड सही जवाब है, ना कि सर निकोलस वेट। क्या किसने? अंग्रेज ने इस, हाँ, तो वो जब उन्होंने व्यापार करने के लिए हटा दिया था तब संधि की थी, इसे निष्कासित करके इससे संधि नहीं की थी। वो हटा दिया था उन्होंने जब व्यापार के लिए हुगली और बाकी अहमदाबाद और कई शहरों पे, तब उन्होंने पुनः जो है उन्हें कुछ राशि देकर, मुआवजा देकर पुनः व्यापार के लिए जो किया था वो था अलग। नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना दूसरा कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया? सूरत, मसूलीपट्टनम, चंद्रनगर, उपर्युक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। फ्रांसीसियों ने, ध्यान से इसमें दो ही पॉइंट्स याद रखने हैं, एक फ्रांसीसी और दूसरा कारखाना। हमेशा टेस्ट पेपर में अंडरलाइन करना भूलिएगा नहीं, ये एक मिस्टेक्स होती है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, जब हम दोबारा प्रश्न पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता। कई बार चर्चा हो चुकी है, मैंने दूसरा पूछ रहे हैं। फ्रांसीसी कब आए थे? लुई 14 के कहने पर। लुई 14 का मंत्री था, उसका नाम कोलबर्ट या था, कॉलबर्ट था, हाँ जी, कॉलबर्ट के कहने पर ये आए थे। इन्होंने एक आज्ञा पत्र के तहत जब ये आए थे, तो आया जो था फ्रैंकोइस कैरो आया था सबसे पहले। आया कब था वो? 1667 में वो आया था भारत में, फ्रैंकोइस कैरो, जो क्या कहलाता है? प्रथम फ्रांसीसी यात्री कहलाया। उसने आने के बाद 1668 में कहा स्थापित की? सूरत में पहली फैक्ट्री, और 1669 में स्थापित की उन्होंने मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में जो है उन्होंने दूसरी फैक्ट्री जो है अपनी स्थापित की थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में सॉरी ईस्ट नहीं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बीपीएससी में पूछा 16, हाँ बिल्कुल 1632 में जो है उसने, और ये प्रश्न 2 बार बीपीएससी में पूछा गया है। शायद जो सिविल सर्विस का पेपर होता है उसमें पिछली या उससे पिछली बार ही पूछा गया है कि डचों ने, और डच क्यों आए थे मूलतः बिहार में, किस लिए? सोरा और अफीम का, क्योंकि सोरा उत्पादन के लिए बिहार के जो एक स्थानीय जनजाति थी, नोनिया जनजाति कहलाती थी, और इसलिए बिहार में एक विद्रोह पढ़ेंगे, जब बिहार स्पेशल भी मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगी, तो नोनिया विद्रोह हुआ था, और उस विद्रोह का कारण था सोरा। क्योंकि सोरा में, जी बिल्कुल संतोष, आपका जवाब सही है। सोरा उत्पादन क्या होता था? एक कच्चा पदार्थ होता है जिसका प्रयोग बारूद बनाने में और इन सबों में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट शायद रासायनिक नेम है, उसे ही कहा जाता है सोरा, तो इसलिए हुआ था। और अफीम उत्पादन के लिए भी उस समय बिहार जो है फेमस था, जो कि एक नशीला पदार्थ होता है उस वो। यूरोपियों को कहां से सर्वोत्तम सोरा अफीम प्राप्त होता था? जी बिल्कुल, बिहार से प्राप्त होता था। मूलतः वो लोग पूर्वी तट पे जो व्यापार करते थे वो बिहार, उड़ीसा और बंगाल में करते थे। बंगाल जो था हमेशा से ही वस्त्र उत्पादन के लिए फेमस रहा है, सूती और रेशमी। और बिहार में भागलपुर का जो रीजन है वो रेशम, टसर जो रेशम होता है उसके लिए फेमस है, तो इसलिए उड़ीसा भी कोस्टल एरिया था, इसलिए व्यापार के लिए आसान था, तो इन एरिया से किए थे। पर सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए इज राइट, बिहार। नेक्स्ट, बिल्कुल सही, पटना में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे नहीं स्थापित किए? इसमें एक ही बात, नहीं, नागपट्टनम, भरूच, कोचीन और बंबई। मान लो, कहां नहीं बनाया था डचों ने? नागपट्टनम तो उनका सेंटर ही था, फिर कैसे नहीं बनाए? देखिए, ये तीनों जगह बनाया था, बंबई में उन्होंने नहीं बनाया था। इसके अलावा मछली, याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहीं लिखा हो तो गलत नहीं।
इसके अलावा अहमदाबाद, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तो जरूरी नहीं, ये पूछा हुआ प्रश्न है कि यही पूछा जाए ऑप्शन आपसे, पटना, आगरा, इन सभी स्थानों पे जो है इनकी कोठियां थी। कोच्चिन, भरूच, नागपट्टनम और भी कुछ स्थान थे, लेकिन मसूलीपट्टनम, अहमदाबाद, पटना, आगरा, इन सभी स्थानों पे जो है इनका। इसके अलावा चिंसुरा, ये सभी स्थान जो थे ये डचों के फेमस स्थान थे, याद, जिसमें बंबई पे उन्होंने नहीं स्थापित की थी कभी। बंबई शुरुआती समय में किसके हाथ में था? पुर्तगालियों के हाथ में, पर इन्होंने किसे दहेज में दे दिया? ब्रिटिश को। जी नेक्स्ट, यहां मिलान करना है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसे यहां सामने समझ लीजिएगा, ठीक है। यहां है, सूची को सुमेलित कीजिए और अंत में सही कूट से जवाब दीजिए। एक तरफ क्या दुआ है? 4 स्थान, यानी कि केंद्र जो उनके सेंटर थे, और किससे? इन्हें, यानी कि एक तरफ यूरोपीय है और उनके द्वारा स्थापित किए गए फैक्ट्रियां दी हुई है। अब मिलान करिए और जवाब दीजिए, सही जवाब क्या होगा? पहले आप लोग दीजिए और फिर मैं इसे करने का तरीका सिखाऊंगी, कैसे करते हैं मिलान। ए, अच्छा ठीक है, ए भी कुछ लोग जा रहे हैं, डी, ठीक है। इसे देखिए, करने का सिंपल जो तरीका होता है, जिससे क्या होता है कि ज्यादा चांसेस होंगे कि आपका जवाब जो है बिल्कुल सही हो। गुजरात में है संतोष, भरूच। पांडिचेरी, गोवा, ट्रांकेबार, ये टाइपिंग एरर है, ट्रैंको बार होता है। मद्रास। अब कम से कम मैं कह रही हूं 2 या 1-2 आपको पता होगा, सारे मालूम, हमेशा मिलान करने में याद रखो सारे पता हो जरूरी नहीं, 2 कम से कम पता हो। ट्रैंको बार कई बार हमने बोला, किसका था? डी। कितने ऑप्शन है जिसमें सी का? क्योंकि ये एक तो टाइपिंग एरर कर दिया है, इसलिए कंफ्यूजन होगा, मैं करती हूँ। 2 3 4 1, 1 2 3 4, 3 4 2 1, 4 1 2 3, कितने में जो है 4 ऑप्शन सी का है? एक में ही है। 3 ऑप्शन इलिमिनेशन, ये होता है स्मार्ट तरीका करने का। नहीं, बाकी कुछ भी नहीं पता हो तो भी जवाब सही। और इसी तरीके से हमेशा याद रखिए, मिलान करने में स्मार्ट ट्रिक का प्रयोग करिए। देखिए, तुक्का कभी नहीं एग्जाम में लगता, कहते हैं ना तुक्के से एग्जाम, बट स्मार्ट तरीके से। हाँ, वही कह रही हूँ ना, मान लीजिए मुझे ट्रैंको बार पता है, किसी स्टूडेंट को, आपको गोवा पता है, किसी को मद्रास पता हो, किसी को पांडिचेरी, किसी एक से, जैसे गोवा ही आपको पता है कि गोवा पर, तो इससे भी निकाल लिया आपने। मद्रास भी बहुतों को पता हो सकता है, तो उससे आप निकाल सकते हैं। पांडिचेरी जिसको पता हो, जिसे जिसे पता हो, मेरे मतलब बस कहने का तरीका है कि हमेशा जो है स्मार्ट तरीके से जो है इसे करने की कोशिश करिए, क्योंकि चारों, मान लीजिए ये बहुत इजी है, इतना इजी नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये बहुत इजी है। ये तो मैं कह रही हूँ कि दावे से ये ट्रिक भी ना पता हो तो भी सब सही कर लेंगे, लेकिन बहुत टफ पूछा जाता है मिलान करना। तो हमेशा इस ट्रिक से करना, इलिमिनेशन मेथड, तुक्का नहीं होता है, इलिमिनेट हमेशा करना सीखिए, चाहे स्टेटमेंट वाइज प्रश्न हो। दूसरी बात, हमेशा जब प्रश्नों को करिए तो कौन नहीं होगा पहले उसे कट कर लीजिए, होगा से ज्यादा जरूरी होता है ऑप्शन में कौन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके समय काल में? 13, 14, 15 और 16। तो ये बच्चों सा प्रश्न है, लुई 14 के समय हुआ था, उस समय लुई 14 था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री जहांगीर के दरबार से, ये टाइपिंग एरर है, संबंधित है? वो टाइपिंग एरर है क्योंकि आज टाइपिस्ट सुबह कहीं चला गया था। हॉकिंस, कैप्टन मिडल्टन, सर टॉम्स रो, इसी टॉम्स रो को कहीं कहीं थॉम्स रो लिखा रहेगा और कहीं कहीं टॉम्स रो रखा है। हाँ, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब बताइए हॉकिंस कब आया था? जी बिल्कुल, कैप्टन मिडल्टन 1611, सर टॉम्स रो 1615 में आया था। ये जब आया था तो ये क्या ले आया था? मैंडेट लाया था, आज्ञा पत्र व्यापार के लिए, कि हमें व्यापार की अनुमति दी जाए, और उसी टाइम मिली थी। कैप्टन मिडल्टन भी जो लाया था एक फरमान लेके आया था, लेकिन ये जो लाया था ये 2 कार्य लेके कहा था। एक तो इन्हें पूरे मुगल क्षेत्र पर व्यापार का अधिकार मिले, पूरे मुगल क्षेत्र पर व्यापार का अधिकार। सेकेंड पॉइंट था
ब्रिटिश सिक्के पूरे मुगल क्षेत्र पे व्यापार के लिए लागू। यानी ये अपने, और इनके सिक्के, ब्रिटिश सिक्के जो ढालते थे, यानी इनका टकसाल जो था, टकसाल होता है, श्योर नहीं होता, टकसाल सिक्के, ये बंबई में था। यानी बंबई में इनके टकसाल से जो सिक्के जारी किए जाते थे, उनसे पूरे मुगल क्षेत्र में कहीं भी व्यापार किया जाए। क्योंकि वैसे आपको व्यापार करने के लिए, जैसे हम कल ही चर्चा भी किए थे कि आप जब किसी अदर कंट्री में जाते हैं तो पहले आपको अपने रुपए को वहां कन्वर्ट कराना, चेंज, वैसे ही यहाँ पर था। तो इन्होंने 2 अनुमति मांगी थी और दोनों अनुमति इन्हें मिल गई थी। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नील सोरा वस्त्र निर्यात का श्रेय किसे दिया जाता है? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तीनों नील, सोरा और वस्त्र निर्यात के लिए किसे दिया गया था? हाँ, डचों ने ही, क्योंकि सोरा पे सबसे ज्यादा कहा जाता है और वस्त्र निर्यात, भारत में वस्त्र निर्यात का श्रेय भी जो जाता है वो डचों को जाता है, और सोरा के लिए हमेशा सिर्फ डच थे, तो इससे याद रखेगा। वैसे नील और वस्त्र उत्पादन ब्रिटिशों में भी देखने को मिलेगा। ब्रिटिशों की वजह से ही 2 घटनाएं आपको देखने को मिलेगा, एक बंगाल की घटना जो नील विद्रोह के नाम से जाना है, और एक 1917 का जो है चंपारण सत्याग्रह। संतोष 36 का सी, संतोष आपका प्रश्न जवाब जो है गलत है। 30 का जो है ए होगा, उससे पहले जो जवाब आपका है वो भी जवाब 35 का भी आपका गलत है, डी होगा, क्योंकि ये तीनों आए थे, ना कि कोई एक आया था। यहां ध्यान से नहीं, मैंने इसे हटा दिया, ये टाइपिंग एरर था। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? बेदरा का युद्ध, वांडीवास, कर्नाटक। कब की घटना है वांडीवास का युद्ध? और ये बेदरा का युद्ध किसके बीच था? डच और अंग्रेज। दोनों में जीत किसकी हुई थी? जी बिल्कुल, दोनों में जो जीत हुई थी वो अंग्रेजों की हुई थी। कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच था? जी बिल्कुल, 3 फ्रांसीस कर्नाटक युद्ध है, जिसके बारे में हम जो कल के चैप्टर को कर लेंगे तो उसके बाद हम युद्धों की बात करेंगे। बहुत सारे आप देखेंगे, कर्नाटक युद्ध मिलेंगे, फिर आपको आंग्ल मैसूर युद्ध देखने को मिलेंगे। उसके पश्चात जब आ जाएंगे तो सिखों के साथ उनके युद्ध हुए थे, अफगान के साथ युद्ध हुए थे, नेपाल के साथ युद्ध हुए हैं, बर्मा के साथ युद्ध हुए हैं। तो पूरा एक दिन कोशिश हमारी क्या होगी कि एक से रिलेटेड जो चैप्टर है उसे एक साथ कर ले। कौन सी संधियां हुई, देखिए 3 बात युद्धों में याद रखना है, युद्ध किनके मध्य हुआ, कब हुआ, और संधियां क्या हुई थी। तो बस वो एक दिन हम पूरा कवर कर लेंगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर को फोर्ट विलियम नाम दिया गया? मद्रास, कोलकाता, पांडिचेरी, कोई नहीं, एक से अधिक। कोलकाता को। ये ऐसे लग तो रहा है कल का पढ़ा हुआ दिमाग में बैठा हुआ है अभी तक। निम्न पर विचार कीजिए, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको पढ़ना है और सही जवाब देना है कि भारत कोई, मतलब भारत को उन्होंने दिया है, ये भारत में नहीं था, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का विकास, जहाज निर्माण, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, स्थापत्य कला में गोथिक शैली यानी आर्किटेक्चर में गोथिक शैली, ये किसकी देन है? यहां ये भी देखना है, अंग्रेजों की भारत में देन कौन सी है? तो जवाब क्या होगा? 1। ये यहां ये दिया हुआ है, प्रश्न में है, उपर्युक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत में देन है? ये याद रखिएगा, चारों देन पुर्तगालियों की है। ऑप्शन ई इज राइट, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस, जहाज, तंबाकू, लाल मिर्च, इसके अतिरिक्त याद रखिएगा इन्होंने टमाटर व आलू की खेती में कोई नहीं हो सकता है, तो यही है। अब इसमें मैं कह रही हूं क्या ये पढ़ के और ये ध्यान नहीं देगा तो आदमी
ये भी कह सकता है उपर्युक्त में से, क्योंकि चारों पुर्तगाली हो। तो हमेशा मैं कहती हूँ ये गलती बहुत बच्चे मेरे पास भी आते हैं कि मैम हमें जिसमें कॉन्फिडेंस होता है हम ऑप्शंस को नहीं देखते, हम टिक कर देते हैं। ये गलती कभी नहीं करिएगा फिर आप लोग, कम से कम आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं है जैसा आप लोगों के बारे में बताया गया है। पांडिचेरी के कारखाने में फोर्ट लुई का निर्माण किसने कराया था? पांडिचेरी का जब निर्माण हुआ तो उसी के अंदर फोर्ट लुई, क्या फ्रैंकोइस कैरो, फ्रांसिस डुप्ले, एक से अधिक, और किसने किसने कर? जी, फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की भी स्थापना की थी और उसी ने फोर्ट लुई। फ्रैंकोइस कैरो जो था प्रथम फ्रांसीसी यात्री था। और डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर था। इसी की नीति थी जो वेलेजली की सहायक संधि, सहायक संधि आप पढ़े होंगे आगे, तो सबसे पहले वो जो संधि थी उसकी शुरुआत डुप्ले ने की थी, लेकिन जो पूरी तरह उसे लागू किया गया था वो वेलेजली द्वारा किया गया था। आगे 3 घटनाएं हम पढ़ते हैं, एक डलहौजी की जो नीति थी, एक वेलेजली की, और एक क्लाइव का जो द्वैत शासन था, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो विलय की नीति कहलाता है जिसमें गोद लेने वाली प्रथा को समाप्त किया, और एक था वेलेजली की सहायक संधि जिसके अंतर्गत क्या होता था कि जो अंग्रेज थे अपने रखते थे सिपाही और खर्च कौन चलाता था? राजा। तो इससे नुकसान क्या होता था? राजा के जो अपने निजी सैनिक थे वो कृषि कार्यों में या फिर कुटीर उद्योगों में चले गए। तो आर्थिक तौर पे हमेशा जो ब्रिटिशों ने जब उपनिवेश बनाया भारत को, तो आर्थिक रूप से हमेशा भारतीयों का शोषण किया गया। तो यही वजह था कि भारतीयों की स्थिति इतनी खराब हुई। लेकिन कहा जाता है कि एक समय तक, जब आप फैमिली में भी देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जब नहीं बोलता है तो बस एक समय तक नहीं बोलेगा, जिस दिन वो, तो वैसा ही हुआ कि जब 1857 के विद्रोह में एक लंबे समय तक इस संघर्ष में आर्थिक राजनीतिक हर तौर पे तो उभर के आया, और कहीं ना कहीं वहीं से लोगों में एक हो सकती है राजनीति की भावना जो है जागृत हुई, और फिर वहां से हमें एक एक बदलाव नजर आता है। और फिर भी बहुत समय लगा, 1857 से 1947, 90 साल के दौर के बाद जो है भारत कहाँ पहुंचा? आजादी तक। सोचिए इसके बीच कितनी घटनाएं घटित हुई थी। तो ये होता है आधुनिक भारत में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समय काल है 1857 से। इसमें आपको एक एक घटना रटी होनी चाहिए, कौन सी घटना कब घटित हुई, उसका संबंध किससे है और उसका कारण क्या है। 3-4 पॉइंट्स ही होते हैं, समय काल, कारण क्या हुई उस घटना की, और उसमें क्या परिणाम हुए। तो ये सारा आपको बिल्कुल रिलेट करके मैं पढ़ा दूंगी कि आपने अगर रिलेट करना सीख लिया हिस्ट्री को, तो मैं कह रही हूँ दावे से बहुत जो होता है प्रश्न नहीं भी पता हो ना, आप सिर्फ रिलेट करके ऑप्शन से सही टिक कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही था। हाँ, आज 40 ही प्रश्न इस टॉपिक से थे। कल के सेशन में आपको पढ़ाया जाएगा 18वीं शताब्दी में जो नए स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ था। अगर आप उसे पढ़ के आएंगे तो आपके लिए समझना ज्यादा आसान है, अगर नहीं भी आएंगे तो आपको पीपीटी मिलेगा। कल की पीपीटी मिल चुकी है, हाँ, तो वैसे आपको सारी पीपीटी मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, एक